सुबह 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 की शुरुआत आज तक हमारी चाय, दूध, कॉफ़ी या नाश्ते से हो रही थी और ये न्यू डाइट सिस्टम जब से जीवन में आया तब से सुबह की शुरुआत उपवास से हो रही है। न्यू डाइट सिस्टम मतलब नए दिन की शुरुआत। हमारे लिए अब ये ऐसा नया दिन शुरू हुआ है जहां हमारी सुबह की शुरुआत न खाना न पीना, खालीपन रखना। आज तक हमने भरने में ध्यान रखा कि कौन सी चीज शरीर में भरी जाए जिनके कारण स्वास्थ्य निर्माण होने की शुरुआत हो। लेकिन ये अभाववाद का कंसेप्ट जो चिकित्सा विज्ञान का मुख्यत्वे सिद्धांत रहा कि जिस चीज का अभाव हुआ है शरीर में वो चीजें सुबह सुबह जोड़ दो। लेकिन न्यू डाइट सिस्टम तप सेवा सुमिरन की साधना अभाववाद को न मानकर विकारवाद को मान रही है। शरीर में जो भी विकार पड़े हैं, गंदगी मतलब विकार एक प्रकार के, वो चाहे शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, विकारवाद को खत्म कर दिया जाए, विकारों को खत्म कर दिया जाए तो स्वास्थ्य की शुरुआत होती है। तो हमारी हर दिन की शुरुआत आगे के लिए उपवास से ही रहे, खालीपन से रहे। यही हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए सबसे बेस्ट है। मन भी खुला, बुद्धि भी एकदम फ्री हो जाएगी, क्योंकि खास करके माताओं बहनों को अगर घर परिवार में सुबह से लेकर 12 बजे तक कुछ भी खाना पीना खुद के लिए न परिवार के लिए बनाना पड़े तो ये तो सिस्टम नारी की आजादी की सिस्टम है। नारी मुक्ति अभियान कहेंगे इनको। कम से कम रात को 8 घंटे भगवान ने रात बनाई, इसलिए माताएं बहनें सो पाती है और तब तक उनको आराम मिलता है। उठने के बाद सबसे ज्यादा बिजी भाई के बदले माताएं बहनें रहती है, एक एक व्यक्ति को संभालना, खाना पीना बनाना। तो ये मिशन हमारा नारी की मुक्ति का भी कह सकते हैं कि 12 बजे तक कुछ भी न करना पड़े, न खुद के लिए न परिवार के लिए। जब हम सेंटरों पे जाते हैं आज के दिन में कहीं भी, तो टीचर बहनें कहती है भाई जी चाय लाऊं, भाई जी थोड़ा नाश्ता क्या चलेगा, ये वो। फिर पता चलेगा नहीं, एनडीएस वाले तो 12 बजे तक तो ज्यादातर कुछ खाते पीते नहीं है। और बाद में ये भी कहती है कि हमारा पूरे यज्ञ में सभी ऐसे हो जाए तो हम बहनों को कितनी मुक्ति मिल जाए। हैं? मेहमान आते रहते हैं तो सुबह अगली रात को भी प्लान बनाना पड़े कि क्या नाश्ता देंगे भाई जी को, कैसे संभालेंगे, ये वो। पानी का गिलास भर के भी आने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ नारी की मुक्ति ही नहीं है, पूरे समाज की मुक्ति है, हर जन जन की मुक्ति है। हम खुद के लिए जब खाने पीने में बिजी नहीं रहेंगे, वो खालीपन हमारी आत्मिक उन्नति के लिए भी मदद में आने वाला है। लोग कहते हैं एनडीएस से शरीर शुद्धि और राजयोग से मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि। मैं कहूंगा कि जिस हेलीकॉप्टर को जिस चीज के ऊपर खड़ा रखना है वो क्या बोलते हैं, हेलीपैड। हेलीपैड तो बनना चाहिए ना। अगर आपके पास हेलीपैड ही नहीं है तो आपके हेलीपैड जो है इंस्ट्रूमेंट, हेलीकॉप्टर को आप नीचे कैसे उतारेंगे, और उतर भी गया तो एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। तो तन और मन की पृष्ठभूमि बनाने के लिए आपको खुद के ऊपर संयमित होना ही पड़ेगा। आज की मुरली में बाबा ने कहा खाने की ज्यादा हबच नहीं रखनी है। ऐसे तो हर मुरली में आप स्वास्थ्य के प्रति एक पॉइंट निकालेगा ना तो निकलेगा।
तन और मन की स्वास्थ्य के लिए परमात्मा हर रोज मुरली में एक पॉइंट। लेकिन हमें कौन सी चीजें दिखाई देंगी? आप बाजार में जाओगे, जो लोग बाजार का खाना खाते हैं, वो बाजार में जब जाएंगे ना, तो गन्ने का जूस भी बिकता है और बाजू की लारी में वो कचौड़ियाँ और पकोड़े भी बिक रहे हैं, भजिए भी बिक रहे हैं। लेकिन जिनको जिस चीज की आस और ललक होती है, उनको वही दिखाई देती है। आप कहेंगे बाजार में क्या क्या था, तो बोला इतने मसाले वाली लारियां, बस तली हुई चीजों की पड़ी। उनको गन्ने के जूस नहीं दिखाई देंगे। हम जब एनडीएस की शुरुआत की, पूरे पोरबंदर में कितने गन्ने की लारियां हैं वो हमें गिनती में आ गई थी, क्योंकि वो खाना पीना बंद हो गया था। तो भूख लगे तो नेचुरल चीजें बाजार से अगर हम ढूंढना चाहे तो हमें नारियल पानी मिलेगा और गन्ने का जूस। किसी भी एरिया में हो, हम खड़े रह जाएंगे। हर एक व्यक्ति गन्ने के जूस वाला, हम उनके स्पेशल कस्टमर बन गए। भाई जी आते हैं तो इनके मेहमानों को भी पिलाते हैं, हमको 100-200 रुपए की कमाई हो जाती है। सारे गन्ने वाले एकदम सैल्यूट लगाते थे, आ गए भाई जी। क्योंकि जो सोना बेच रहे हैं बाजार में, सोना बेच रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं करता, बेचारा खाली पड़ा है ऐसे। और दूसरी जो न खाने की चीजें हैं, आप देखते हैं ट्रैफिक और लाइन भी खड़ी रहती है वहां खाने के लिए। तो आज ये कलयुग के अंत में कहते हैं ना कि जो पुण्यात्मा है, अच्छा काम कर रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं, और जिसको गलत करना है सुखी हो रहे हैं। ये कुछ अलग सा ड्रामा हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि माया का राज्य है, रावण का राज्य है। सबकी आंखों के आगे एक पर्दा खड़ा हो गया है। क्या सही है क्या गलत है, वो कुछ भी नहीं पहचान पा रहे हैं। तो हमेशा ये जीवन शैली है, ये कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है जिनको आपको 1 महीना 2 महीना या 6 महीना करके छोड़ देना है। इनको अगर जीवन शैली के तौर के ऊपर अपनाना चाहते हैं तो आपको ये यात्रा बहुत सुगम होगी। स्वास्थ्य के पायदान तो सर होंगे, लेकिन साथ साथ में परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा अनुभूति, जो कंबाइंड रूप कहते हैं परमात्मा के साथ, वहां तक आपकी जर्नी एकदम अच्छे तरीके से अनुभव युक्त होकर जाएगी। लेकिन हम अपने आप से पूरा कमिटमेंट देंगे कि हाँ जी मैं करूंगा या करूंगी। अगर हमारा एक संकल्प अंदर से आता है तो कहते हैं परमात्मा तो पीछे खड़ा ही है। सिर्फ हम ही हिम्मत करने में कई बार 1 महीना, 1 साल, 10 साल भी लगा देते हैं, और बाद में जब हिम्मत करते हैं तो पता चलता है ये तो बहुत आसान था, हम खामखा डर रहे थे। किसी को सर दर्द हुआ, किसी को कुछ पैर में झंझनाहट हुई, एनिमा लेने में कुछ दिक्कतें हुई। देखो, हर चीज परिवर्तन काल आसान नहीं रहेगा। आप ऐसा चाहते हैं कि यहाँ शिविर लगी और जिग्नेश भाई यहाँ बाबा वाला आशीर्वाद दे देंगे सबको कि जाओ तुम्हारा भला हो जाएगा, निरोगी भव, तो मुमकिन नहीं है। हमें उस चीज से गुजरना पड़ेगा थोड़ा बहुत। आधे से ज्यादा लोगों को तो एकदम कंफर्ट भी लगा होगा कि ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे हम कोई साधना कर रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा एडिक्ट या कुछ ऐसी चीजों की और ऐसे अपनी लाइफस्टाइल को बना के रखे हैं, जिनको सुबह सुबह नाश्ता तो चाहिए ही चाहिए, उन लोगों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन इस चीज को हम ओवरकम करके, पास आउट करके आगे जब यात्रा आरंभ करेंगे, तब जाके स्वास्थ्य प्राप्ति हमें होने वाली है। तो सुबह की शुरुआत जिन्होंने भी एनिमा से की है वो थोड़ा हाथ खड़ा करिएगा। सुबह आज एनिमा जिन्होंने किया है, हाथ नीचे रखिए। जिन्होंने नहीं किया है वो हाथ खड़ा कीजिए। लगभग 40% लोग अभी आरंभ नहीं किया है, कोई बात नहीं। कई कई बार तो हमारी शिविरों में चौथे दिन पे लोग एनिमा करना शुरू करते हैं। लास्ट दिन जब लोगों के अच्छे अच्छे प्रतिभा और अनुभव आने लगते हैं, बाद में हौसला आता है, तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है।
आज नहीं किया है तो अभी आप नंबर आपका आगे है। 4 दिन करने के बाद और शिविरें खत्म करने के बाद भी न करने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ी भाग्य की भी बात है। और संयोग जिनको कहेंगे ना, योग जिनको कहते हैं कि भाई तब तक कुछ नहीं होता, कितना भी समझा लो। कल कविता दीदी ने एक सुंदर बात बताई, भाई जी मैंने 1 घंटा सिर्फ सुना था आज से 6-8 साल पहले, और मैंने 1 घंटे में सारा सुनकर एनिमा स्टार्ट कर लिया, डाइट को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया और 3-4 प्रकार की बीमारियां हटाई थी। आज तक मुझे याद है। हम आज तक समझते थे कि पूरे स्वास्थ्य का आधार दिल के ऊपर है, किडनी के ऊपर है, लेकिन जब आपकी बड़ी आंत क्लीन होगी, हेल्दी होगी, तब आप पूर्ण स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ना शुरू करोगे। हम अनुभव सुना रहे थे माताजी का। माताजी ने जब आंतों की सफाई शुरू कर दी, धीरे धीरे उनमें मानसिक बदलाव आना शुरू हो गया। हमारे कैंप में जींद शहर में जो रामविलास भाई ने लगाया था वहां पहुंच गई, और उनके पति भी साथ में आए और चुपके से उनके कान में कहा कि उनको मना कर दो। रामविलास भाई बोले मैं कैसे मना कर सकता हूँ भाई, इनका भी कल्याण हो, भला हो, हम तो यही चाहते हैं सबका भला हो, सब मंगल कुशल रहे। तो बोला ये नहीं नहीं, इनको फिर से दौरा पड़ गया है। हमने उनसे बातचीत की तो एकदम बढ़िया बातें सुना रही थी, कोई मानसिक उनके ऊपर वो ज्यादा प्रभाव है ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन परिवार के दबाव के कारण, क्योंकि परिवार के विरुद्ध में यहाँ किसी को बिठा भी नहीं सकते। अगर कोई परिवार वाला आया कि भाई इनको यहाँ से उठा के लेके जाओ, तो ये जबरदस्ती का काम तो है नहीं, तो उनको बोलना पड़ा। इनके साइकोसोमेटिक डॉक्टर का फोन आया मेरे ऊपर, जो फलानी बहन आपके कैंप में आई है ना, उनको मना कर दो स्ट्रिक्टली, वो आपके वायुमंडल को खराब कर सकती है, दिमागी तौर पर बीमार है। तो मेरे उनकी बात के ऊपर तो प्रेशर नहीं आया, लेकिन ये थोड़ा परिवार की अनुमति के बिना ये करना भी वो नहीं था, तो उनको निकालना पड़ा कैंप से। मैंने कहा माताजी, बड़े प्यार से कहा, आप बाद में हमारे सेंटर के ऊपर 2 महीने के लिए आ जाना, ये 2-4 दिन में आपका काम नहीं बनेगा, काम का आपका टाइम खराब होगा, ऐसे करके समझा बुझा कर निकाल दिया। और देखो चमत्कार देखो, आप कहते मेरा बीपी जाएगा, शुगर जाएगा, अरे 10 साल पुरानी 10-10 बार गोलियां खाने वाले जो मानसिक पेशेंट थे, ऐसे लोगों खुद की इच्छा से अगर करना चाहे तो ये मानसिक दवाइयां भी बंद होती है। और उचाना के शिविर में इन्होंने हल्ला बोल दिया, और इतना सुंदर प्रभावशाली लेक्चर कि हम उनको नंबर 1 देंगे। 100-150 लोगों का अनुभव अलग अलग हमने पर्दे पे दिखाया, लोगों ने बोला उसमें नंबर 1 अनुभव, और इतने सुंदर तरीके से एनडीएस को प्रस्तुत किया आध्यात्मिकता के साथ। और पति भी, उनके पति का भी वीडियो है, उन्होंने भी कहा कि भाई सबको एनडीएस फॉलो करना चाहिए। 3री मंजिल के ऊपर से गिर गई थी, छलांग लगा दी थी, इतनी मानसिक हालत खराब थी उनकी, हाथ पैर सब टूट गए थे, और आज अच्छे तरीके से चल फिर पा रही है, बढ़िया तरीके से जीवन, और बाबा की बच्ची भी बनकर बहुत अच्छी सेवाएं दे रही है। बोला भाई जी मुझे कुछ ना दो, मुझे सेवा दे दो, मुझे खाना पीना कुछ नहीं है, एक पूरे दिन में एक नारियल पानी या कुछ पानी का गिलास पीकर भी काम करती है। मतलब आज तक हम समझ रहे थे कि खाने में शक्ति है, भोजन में शक्ति है, फूड इज ए only body building material, deep sleep and meditation is a source of energy। हमारी ऊर्जा का सोर्स डीप स्लीप, और दूसरी चीज क्या बताई मैंने, मेडिटेशन। अगर ऊर्जा को प्राप्त करना है तो आपको ये 2 चीजें अपनानी पड़ेगी। खाने से शरीर बनता है, जैसे मोटे लोग हैं उनका शरीर तो बनता है ना, मोटापन आता रहता है, बनता है, लेकिन चलता नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, रामचरितमानस की चौपाई, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचम रचित अधम शरीरा। ये श्लोक में बता रहे हैं तुलसीदास, जो शिव रचित रामचरितमानस हैं, उन्होंने परमात्मा शिव ने ही कहा कि 5 तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है। रचित मतलब
बना हुआ है, रचना की गई है, रचितः, उसमें चलित लिखा नहीं है। कोई भी चीज जिस चीज से बनती है उस चीज से चलती नहीं है। कार, दरवाजा, स्टीयरिंग, ग्लासेस, व्हील्स, इंजन, सारी चीजें हम पुर्जे पुर्जे देखते हैं तो सबसे जो बनी हुई है उनसे चलेगी नहीं। उसमें पेट्रोल डालो, डीजल डालो, या फिर सोलार के ऊपर चलाओ, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलाओ, जो सोर्स जिससे वो बनती नहीं है उनसे वो चलती है। तो हमारा मनुष्य शरीर भी भोजन से बना हुआ है, लेकिन कभी भी हम ये दिमाग में रखेंगे कि इनसे चलेगा, इनसे ऊर्जा बढ़ेगी, तो ये बात गलत है। नहीं खाने से कई बार ऊर्जा का अनुभव कम होता है। अभी सुबह सुबह नाश्ता करा के सबको बिठा दे तो सबके चेहरे पर अलग एक लालिमा आ जाएगी, खुशी का लहर दौड़ जाएगी नाश्ता अगर देंगे तो। और हम समझ लेंगे देखो भाई नाश्ता किया ना, देखो कितना लोग एकदम रिफ्रेश हो गए। अरे नाश्ता नहीं, आधी आधी थोड़ी चाय भी पिला दो तो भी रिफ्रेशमेंट आ जाएगा। देखो ये खाना ऊर्जा का स्रोत है, कुछ ना कुछ ऊर्जा हम फील कर पाते हैं। तो ये हमारा भ्रम है, इल्यूजन है, एक माया का स्वरूप है। क्योंकि खाने से न कभी किसी को शक्ति आई है, न ऊर्जा फील की है। हम जो अनुभव कर रहे हैं नाश्ते करने के बाद, वो हमारा भ्रम है। हमारे अंदर खालीपन रखने से मलों का उभाड़ आता है, मलों का उभाड़ आने से कमजोरी होती है, और हम बीच में खाना डाल देते हैं तो फिर वो मलों का उभाड़ शांत हो जाता है, और इस चीज से हमें कमजोरी का आना कम महसूस होता है। इसलिए हम कहते हैं देखो कमजोरी थोड़ी लग रही थी, वो चली गई। चली नहीं गई, जो शरीर ने सफाई का काम आरंभ करने की शुरुआत की, हमने उनको रोक दिया और हमने ऊर्जा का अनुभव कर लिया। तो गलत मान्यताएं हैं, भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियों में हम उलझते रहते हैं। कभी भी हम खुद के साथ अकेले बैठना पसंद नहीं करते, चिंतन करना पसंद नहीं करते, और इनके कारण छोटी छोटी बातों को क्लियर होते होते महीने नहीं सालों लग जाते हैं। और कई लोगों को तो सालों के बाद भी वो भ्रम टूटते नहीं है। भ्रम टूटते तब हैं जब अंदर से हम ईगोलेस हो जाते हैं, संपूर्ण बच्चे बनकर किसी भी प्रणाली, किसी भी प्रथा, किसी भी साधना में हम समझने की शुरुआत करते हैं। गलत जानना, गलत मानना, यही दुखों का कारण रहा, यही बीमारियों का कारण रहा। और अब सही जानेंगे, सही मानेंगे, अनुभव करते रहेंगे, इस प्रयोगशाला में सदैव स्टूडेंट बनकर रहेंगे। मिनिमम 15 दिन तो बने ही रहेंगे हम। 15 दिन कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने 15 दिन किया था ना, तो चलो मैंने छोड़ तो दिया, फिर पकड़ तो लिया बाद में 10 साल के बाद। क्योंकि वो 10 दिन का जो 15 दिन का जो टेस्ट आया था मेरे को, रियलाइजेशन मेरे को हुआ था आत्मा के अंदर, वो रियलाइजेशन मुझे फिर से खींच कर इस प्रथा में लेके आ गया। तो आप 15 दिन कर लो, कोई मरने वाला नहीं है। अरे मर जाएंगे भूखे, कुछ नहीं होगा। अच्छा बुरा सारी चीजें हम देख लेंगे, कुछ भी होता है उनको सहन करते जाना है। आज थोड़ी एनिमा के विषय में ज्यादा जोर लगाएंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। फिर ये हमारे चंडीगढ़ में पहली बार ही कैंप है। मतलब बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं, अनुभवी लोग बैठे हैं, मुझसे कई हजारों गुना ज्यादा अनुभवी लोग हैं। लेकिन ये जो एनडीएस का सब्जेक्ट है उसमें मैं समझूंगा थोड़ा प्राइमरी में बैठे हो। अभी आपकी पढ़ाई जो है वो प्राइमरी की पढ़ाई है, तो थोड़ा बच्चे बनकर सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न कभी बार हमें उठता है कि भाई कोई जीवात्मा एनिमा तो लेती नहीं, तो फिर हमें एनिमा लेने की क्यों आवश्यकता है? एनिमा कोई डॉक्टर तो सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। एमडी, एमएस, एमबीबीएस किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो वो तो एनिमा लेने के लिए कुछ हमें राय देते नहीं है। कौन से शास्त्र में लिखा है एनिमा के बारे में? तो सबसे पहले जो चिकित्सा विज्ञान की जब शुरुआत हुई
पहले तो चिकित्सा विज्ञान की जरूरत लगना वो मनुष्य की कमजोरी है। दूसरों के लिए तो कोई चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अपने डिजाइन फूड खा रहे हैं तो उनको कोई चिकित्सा लेने की आवश्यकता नहीं है। जब देह अभिमान आया, जब आग लगी हमारे भोजन में, फिर ये उद्भव हुआ चिकित्सा विज्ञान का। और चिकित्सा विज्ञान की सबसे पहली शुरुआत कौन सी पथी से हुई, बताएंगे आप? आयुर्वेद। लोग कहते ही हैं सबसे पुराने से पुराना क्या है? आयुर्वेद। 2500 साल हो गए, 2700 साल बोल रहे हैं लोग। तब जब आयुर्वेद की शुरुआत हुई तो आयुर्वेद में पंच कर्म बताए गए हैं, जो पंच कर्म करने से हमारा शरीर शुद्ध होता है। उसमें से एक कर्म है बस्ती। नाम सुना है? किसी ने नाम सुना तो हाथ खड़े करें। बस्ती, बस्ती, वमन, नेति, धोती, ये नाम सुना होंगे जो आयुर्वेद से परिचित हैं। 5 प्रकार के कर्मों से हमारी शरीर की शुद्धि होती है। उसमें बस्ती प्रक्रिया बताई गई है। और बस्ती की शुरुआत कैसे होती है? ऋषि मुनियों ने बस्ती प्रक्रिया की बहुत महिमा की है। और पुराने समय में साइंस इतना विकसित नहीं था, तो उन लोगों के पास, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिनको हम CCI बोलते हैं, कोलोन क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट, CCI, वो उनके पास नहीं थे। लेकिन हमारे से वो आगे थे, काफी गुना आगे थे। उनके पास यौगिक शक्तियां थी, अष्टांग योग में पावरफुल थे। वो मूल बंध भी लगा सकते थे, जलंधर बंध भी लगा सकते थे। तो ऐसी प्राणायाम यौगिक क्रियाएं जिनमें नौली प्रक्रिया, आप नाम सुना होगा। नौली प्रक्रिया भी पेट को गोल गोल घुमाना, जो हमने टीवी चैनल के ऊपर योगाचार्यों को पेट को गोल गोल घुमाते हमने देखा है। तो ये नौली प्रक्रिया भी जानते थे। और जब वो स्नान भी बाथरूम में नहीं करते थे, नदी सरोवर में जाके स्नान करते थे, तो सुबह जब उनका स्नान का समय होता था, उसी समय वह कमर तक के पानी में नीचे बैठकर मूलबंध लगाते थे। मूलबंध से पानी को अंदर खींच लेते थे, वैक्यूम क्रिएट करते थे और उसमें पानी अंदर जाए मलद्वार से। इनके लिए पपीते की डंडी, जो बीच में से पोलो होती है, गैप होता है, वो पपीते की डंडी एनस पॉइंट के ऊपर, और बांस की कोमल नलियां जो होती है, बांस जो होता है उनकी कोमल और पतली नली होती है, वो कोमल नली को भी, दोनों चीजों का अल्टरनेट इस्तेमाल करते थे जो भी उपलब्ध है, और नली के माध्यम से पानी को वैक्यूम करके अंदर डाल देते थे, आधा लीटर, लीटर, जो भी वो खींच पाए। और बाद में अंदर ही पेट को गोल गोल नौली प्रक्रिया से घुमा लेते थे और होल्ड भी कर पाते थे, क्योंकि तंदुरुस्त थे। कभी कोई बीमार ऋषि मुनि हुआ ऐसा हमने कभी सुना भी नहीं, फिर भी करते थे। देखो कोई लोग तो, आधे से ज्यादा लोग ऐसे भी सोचने लगे, अरे बीमार होंगे तब देख लेंगे। वो कोई बीमार नहीं थे, लेकिन नौली प्रक्रिया करके वो बस्ती करते थे, जिनको हम आज की भाषा में एनीमा कहेंगे, NDS की भाषा में संजीवनी कहेंगे। वो जो क्रियाएं करते थे, वो कहते थे कि सादे पानी का पेट के अंदर घुमाना ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है और जीवन भर किसी भी प्रकार की बीमारी आने वाली नहीं। आपके घर पे किसी भी प्रकार की एम्बुलेंस खड़ी नहीं रहेगी अगर आप ये बस्ती प्रक्रिया करते हो, तो इमरजेंसी कभी भी नहीं आ सकती। पहले से प्रिवेंशन करते थे, क्योर करने का प्रयास ही क्यों करें। तो ये प्रिवेंशन के लिए भी बस्ती प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने ऐसे अच्छे तरीके से घुमा के सरोवर के बाहर निकलकर आंतों की सफाई, जो कचरा वेस्ट है वो निकाल देते, फिर से दूसरी बार जरूरत है तो दूसरी बार कर लेते थे। तो ये इतिहास 2700 साल, 2500 साल, ब्रह्मा कुमारी से कहेंगे तो 2500 साल, क्योंकि द्वापर युग जो है 5000 वर्ष का जो चक्र है, उसमें सतयुग और त्रेता युग 2500 वर्ष खत्म होने के बाद जब द्वापर की शुरुआत हुई, देखो देवताओं को जरूरत नहीं पड़ी थी अनिमा की, फल खाते थे वो। हाँ बिल्कुल। इसीलिए जब तक फ्रूटेरियन है, नेचुरल है, तब तक किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक चीजें नहीं थी। जब हम अप्राकृतिक खुद हो गए, पका हुआ खाना पेट में डालने लगे,
अनाज दालें जो हमारा भोजन नहीं था वो खाने लगे। बाद में ये बस्ती प्रक्रिया द्वापर युग से ही शुरुआत हो गई थी, ऋषि मुनियों ने, जो योग ऋषि जो भी थे, तब से ये चलती आ रही है। अभी ब्राह्मण जीवन में, अभी हम ब्राह्मण बन गए, लेकिन ब्राह्मण बने पड़े हैं। और कल भाई जी एक सुंदर बात बता रहे थे, कोई ने कहा तिलक भाई जी आप तो बहुत दुबले पतले सिकड़े सिकड़े दिख रहे हो, तो इन्होंने ये कहा कि देखो हम आगे जाके देवता बनेंगे, और हमने कभी भी, बाबा ने भी मुरलियों में नहीं कहा कि लक्ष्मी नारायण मोटे मोटे हैं, लक्ष्मी नारायण भी दुबले हैं, मोटे कभी नहीं, देवता कभी मोटे होते। जन्माष्टमी पे अभी अपने आश्रम पे प्रदर्शनी लगाते हैं ना शाम को, तो एक कन्या है, उनके मम्मी पापा बोले इनको भी कुछ बनाना। बोलते हैं ये थोड़ी हेल्दी है तो लक्ष्मी अच्छी नहीं लगेगी, राधा भी अच्छी नहीं लगेगी, पतली पतली कन्याएं चाहिए। तो क्या अच्छे लगेंगे? तो वो जो दूसरी पार्टी है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अच्छे लगते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं हंसी में कहता हूँ, अपने यहाँ कुंभकर्ण को दिखाते हैं बहुत मोटे दिखाते हैं, देखा है सभी ने चित्र। तो हम मोटे बने अर्थात कुंभकर्ण के लाइन में चले गए, सुस्ती में चले गए। अभी कुछ माताओं के हाथ खड़े नहीं थे, बहनों के खड़े नहीं थे अनिमा करने पर। मुझे रहा नहीं जाता, राम जहाँ पर हो लक्ष्मण वहां पर हो जाता है, श्री गणेश हनुमान भी आ जाता है। मैं जब छोटा था, 17, 18, 19 वर्ष का, 20 से कम था, रोहतक में शांतमय चौक पे देव मूर्ति जी का आश्रम था। आप YouTube पे देख सकते हैं। वो व्यक्ति बहुत ताकतवर हैं, सरिये को मोड़ देते हैं, ऐसी चूड़ी बना देते हैं, वीडियो पे देखेंगे आप। तो मैं उनके आश्रम पे चला गया, मेरे एक मित्र भी जाते थे वहां पे, तो मुझे शौक था। तो वहां कुछ साधन थे शरीर बनाने के, है ना, तो मुझे वॉशरूम यूज करना था उनका। तो मैं गया, तो उन दिनों तो ऐसा नहीं था कि लैट्रिन जाके नहाना होता है, तो मैं ब्रह्मा कुमारी रस में भी नहीं था। तो उधर जाना हुआ, तो ना उनका जो टूटी थी ना, टूटी, उस पे एक लंबा पाइप लगा हुआ था, जैसे हमारे अनीमा का होता है ना, वो लाल रंग का था, मोटा था थोड़ा। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि ये पाइप सा कैसा लगा हुआ है? वो बोलता है इसको ना लेटरिन वाली जगह में अंदर दे दो और टूटी को धीरे से खोल दो। हट बकवास करता है, ये कोई बात है करने की? बोलता है सच कहता हूँ। मैंने कहा ना, ये चुट्टा पुट्टा कहो, गंदा कहो, हमारे बस का नहीं। तो वहां जो देव मूर्ति जी थे ना, उनको मैंने कहा गुरुजी वो जो बाथरूम में पाइप सा लगा उस उतार के फेंक दो, इतना लंबा सा है और एक ही टूटी है। तो बोलता है नहीं वो अनीमा है। मैंने वो कैसा होता है? तो उसको लैट्रिन वाली जगह में अंदर दे दो। ये बात है लगभग 45-50 वर्ष पहले की, मैं 62 का हूँ। तो मैंने ना वो डरते डरते दे दिया और टूटी को हल्के से खोला, पानी अंदर गया, मैंने निकाला नहीं, पाइप कब निकल गया, वो ढेर सारा अरंगा निकला। उन दिनों भी खाना पीना यही था, रोटी सब्जी दलिया। तो मुझे ना मजा आ गया, बड़ा मजा आया। अब मेरे को ना दिल करे जब मौका लगे ना उसमें घुसूं और फटाफट करके आ जाऊं। कोई ये ना कहिए अंदर घुस के क्या करता रहता है, इसको कुछ पागलपन तो नहीं हो गई? जब भी देखो अंदर घुसा रहता है। मैं अंदर जाता और वो लगाता और खोलता करता। वो पाइप मुझे रियल में कहीं मिला नहीं, मैंने बहुत तलाश की। वो आश्रम पे जाना बंद हो गया, बाद में बीके बन गया। तो ठीक काफी सालों के बाद ना मैंने अभी सुना अनिमा के बारे में, पता नहीं था कहाँ मिलता है। मैंने किसी व्यक्ति को कहा है वो ला दो मुझे, वो लेके आए, मैंने वो ट्यूब का अंदर हिस्सा दिया, वहीं टूट गया। वो पुराना पड़ा था 10 साल पहले का, बिकता नहीं था। बोला बिकते नहीं है हमारे पास। सच ही है, लगता नया नया है, डर लगता है। हम सब ने किया है, माल
दुकान में लाना आसान है, पर ना बिके ना निकले तो सिर दर्द हो जाता है उसका। तो माल डाला है ना, निकालने में सोचना क्या। और आंतों की हालत रियल में बड़ी खराब है। आप अंदर जाके, भीतर जाके अपनी आंतों से बात करो। ऐसे कहते हैं, तंग आ गई हूं, भरते रहते हो तुम अंदर, क्या हालत हो गई है मेरी, तुम सोचते भी नहीं हो। कहते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरा कूड़ा तो निकाल दो। आंतें रो रही हैं, बिलख रही हैं आंतें, पर हम आंतों की बात, हम फिर बातों में आ जाते हैं। कुछ नहीं होता है, अरे निकाल दो माल को, ये माल अंदर में खराब करता है। अगर कल हमने दाल बनाई हो कुकर में, आज फिर बनानी हो, कुकर को पहले क्या करना पड़ेगा, अंदर से बाहर से, कहां से मानना पड़ेगा, अंदर से धोना पड़ेगा। अंदर से, बाहर से हल्का सा धो दो चलेगा, अंदर से हल्का सा धोने पे चलेगा नहीं। साफ कर लो। सच ये है, वो दिन भी आएगा, मेरा आ चुका है, मैं अनिमा नहीं करता हूं, क्योंकि एक स्टेज है, ठीक है ना। बहुत पहले कभी मैं ऐसे करता था, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मन भटकता था। एक स्टेज ऐसी आई, अभी रात को मेरे साथ एक कमरे में व्यक्ति थे, बीके नहीं है वो, रात होते होते सुबह हुई। अभी उनसे पूछेंगे ना आप कौन है, कहेंगे मैं आत्मा हूं। अभी अभी बैठे हुए हैं, खड़े होना एक बारी, ये बैठे, कौन हो आप, आत्मा है। एक ही रात में, रात को बोलते मैं रंजीत हूं, मैं इंसान, मैं, आप कौन है, इंसान हूं मैं। अच्छा, सभी इंसान है, मैं इंसान की बात छोड़, आप कौन हो, बोला रंजीत हूं मैं। अभी पूछता हूँ, बोलते आत्मा हूं। ठीक है ना। तो ठीक ऐसे ही ना, परिवर्तन कब हो जाता है, रात में परिवर्तन, में आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, अजर अमर हूं, एक रात में परिवर्तन हो गया ना। ये रावण बनते थे, रामलीला में बताया इन्होंने, मैं लक्ष्मण बनता था, मन दुश्मनी राम से थी, कोई बात नहीं, मैं ज्ञान देता हूं आपको। तो सच ये है, जो भाइयों ने आज खड़े हाथ नहीं किए, या ना करने वालों में खड़े किए, कर लेना। डर लगता होगा, मैं जब बच्चा था थोड़ा डरा था, उस समय वो आदत बेस हो गया था कि ऐसा भी कुछ होता है। उन दिनों में सब नहीं थे एनीमे वगैरह, तो वो जुगाड़ किया हुआ था, वो जुगाड़ भी काम आया था ना। तो अब तो बड़ा सुंदर सा तरीका है। चलो जिग्नेश जी कंटिन्यू। कल एक बीके भाई जी इनसे मिले और मैंने कहा इनको पहचानते हो, बोला नहीं नहीं पहचानता नहीं। तो बोला तिलक भाई, अच्छा अच्छा तिलक भाई हो आप, अच्छा आपकी जो दाढ़ी बढ़ गई है ना इसलिए मैं नहीं पहचान पाया। तिलक भाई जी बोले अच्छा मैंने तो दाढ़ी बढ़ाई, आपने तो अपना पेट बढ़ा लिया। तो हर कमेंट्स बस किसी को मैसेज दिए बगैर रह नहीं पाते। स्वास्थ्य खुद स्वस्थ हुए हैं, ये स्वास्थ्य की चिंगारी ही ऐसी है, एक बार आपने प्राप्त कर लिया तो आप अपने आसपास में बीमार लोगों को सह नहीं पाओगे। बीमार लोग अगर आपके पास रहे तो उनको ठीक होना पड़ेगा, एनडीएस करना पड़ेगा, या फिर वो आपसे भाग जाएगा। दो ही चीजें हो सकती है। तो हम आज हमारा जो मेन सब्जेक्ट है एनीमा के विषय में वो बता रहे थे, उनका थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे कि एनीमा हमने जो आदिकाल की बात की, पास्ट हिस्ट्री में हम गए कि ऋषि मुनियों के काल से इस प्रकार से हमारे ये दुविधाएं खत्म हो जाएं कि वो आजकल की या 5-25 साल की कोई प्रोसेस नहीं है और इनसे कुछ नुकसान या फायदे या कुछ हो ना हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, कई समय कई साल निकल गए, बाद में लोग भूल गए बस्ती प्रक्रिया को, एनीमा प्रक्रिया को, क्योंकि यौगिक क्रियाएं लोग फिर कम जानने लगे, कम करने लगे, या फिर शरीर के पास ऐसी शक्ति ही न बची, आत्मा भी कमजोर, सीढ़ी उतरते गए। बाबा जो हमें ज्ञान सुनाता है
कि हम 5000 साल की सीढ़ी जब द्वापर युग से उतरना शुरू किए तो आत्मा भी कमजोर बनती गई और शरीर भी कमजोर बनता गया। तो शरीर कमजोर होने के बाद हम एनिमा लेने के काबिल ही ना रहे। तब जाके 500 1000 साल 1500 साल बीत जाने के बाद जब ये विज्ञान का समय आया तो शास्त्र तो सबने पढ़े थे, बस्ती के बारे में सब लोग जानते थे, जब तक अष्टांग योगा जानते थे तब तक लोग कर लेते थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो पानी खींचना होता है उनके बदले हम खींच नहीं पा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि धकेल कर अंदर भेजा जाए, ये भी इनसे भी तो काम बनेगा, नहीं खींच पा रहे तो साइंटिस्टों ने ये एनिमा पॉट आप दीजिए, मैं दिखा। ये जो एनिमा पॉट सबसे पहला एनिमा पॉट जैसे बना, ये वैक्यूम पंप बीच में डाल दिया और ये जो बाल्टी के अंदर रखा जाता है, जग में बाल्टी में पानी में इसको रख दें और इसको हल्का सा तेल लगा लें, मल द्वार में एनएस में इसको डाल लें, थोड़ा इसको पहले पानी निकाल दें ऐसे करके। ये भी एक तरीका है करने का, वो भी एक तरीका है। मैंने इसको भी एंजॉय किया, पहले इससे मेरी काफी यारी दोस्ती रही। अब मैं सच में कोई अनीमा नहीं करता हूँ, कोई अनीमा नहीं, फल खाता हूँ, एक स्टेज आ जाती है, ठीक है ना। और सच ये है, इससे दोस्ती की बजाय हमने मल से दोस्ती कर रखी है। मल अंदर में है और सच में ना, आप आटा गूंदते हैं ना, आटा गूंदते हैं, वो आटा हाथों को चिपक जाता है, ठीक कह रहा हूं गलत? जो हाथों को चिपकता है वो आंतों को भी, बोलना पड़ेगा, आंतों को भी चिपकेगा, चिपका है, लंबे समय तक खाया है, चिपक गया है, स्वभाव है ना। मान लो किसी बहन का स्वभाव है अपनी माँ के बाल उखेड़ देती है गुस्से में आके, सास का क्या हाल करेगी? माँ की नहीं सुनती है, माँ को दो की चार सुनाती है, वो कहेगी सासू माँ को क्या करेगी, है ना। वो कहते मैंने आज माँ की नहीं सुनी। आटा कहता है मैं यहाँ चिपक जाता हूं तो आटों में कैसे नहीं चिपकूंगा। चिपकू नाम है उसका, उसको चिपकाने के काम भी लिया जाता है, तो आटे में घाटा है। ये एनडीएस के बाद ही जिन अपने जीत मित्तल जी बैठे हैं, एक सेशन घर पे लगाया था हमने, हमारे रिलेटिव आए थे, उसमें एक लेडी मेंबर भी थे तो कई, तो अनीमा का टॉपिक चल रहा था। ये पूरी तरह जब अनीमा का पॉट आया समझाने लगे। मैं बात ये कह रहा हूँ कि शर्म नहीं है, ये समझने वाली बात है। उन्होंने जब इन्होंने समझाना शुरू किया, उन्होंने अपनी चुन्नी सिर पे डाल ली। पढ़े लिखे हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, चुन्नी सिर पे डाल ली। कई रिलेटिव हमारे ये कहते हैं ये गंदी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि वाकई में इसको समझो, समझने वाली बात है। जिसने इसको प्रैक्टिस किया है, जिसने इसका फायदा उठाया है, वो ही बता सकता है। बस बात ये है। थैंक यू। हाँ जी, यूं कुछ बहनें अनीमा के बारे में हंसी की। मैंने 4 साल पहले कर्नल देवराज रिटायर्ड थे पेट की वजह से उन्होंने 3 साल पहले रिटायरमेंट ले ली थी। कर्नल देवराज, वी आर क्लोज टू ईच अदर एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर। एक दिन मैंने कहा अनीमा से कंसर्न है। महीना पहले मैंने बोली कर्नल साहब क्या हाल है? पड़े हैं, गोलियां खा रहे हैं। अच्छा भाई, महीने के बाद पता किया मैं, कर्नल साहब क्या हाल है? ठीक हूं, गोलियां कोई नहीं। मैं गई यार, ये क्या कमाल हो गया। 2 जून 2021 उन्होंने मेरे बताया, एक मेरे को वीडियो भेजा इसका एनडीएस का। चलो मैं वीडियो भेज रहा हूं। मैंने 4-5 घंटे वीडियो को सुना। मैंने 3 तारीख से शुरू कर दिया। मेरी विटनेस है, पत्नी से ज्यादा बड़ा कोई गवाह नहीं होता, वहां बैठी है, वो बता देगी ठीक बोल रहे। तो महीने में 30 दिन में हमारी आपस में 50 बार बात होती है, दिन में 3 बार भी होती है। 3 बार भी नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। हंसेंगे वो जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है, बचाने की बजाय बाहर को निकालते वो हंसेंगे।
मैं सत्य बता रहा हूं। तो जब भी टेलीफोन करना, करना साहब ने नहीं सुना तो 2 मिनट बाद आया, सुनिए सुनिए अनीमा के बारे में। कर्नल साहब कहाँ थे? मैं गुरुद्वारे में था। बाथरूम को गुरुद्वारा कहते हैं, मंदिर कहते हैं, जहां अनीमा करते हैं, जहां से। अच्छा, एक और चीज बात, उनके लिए जिन्होंने किया नहीं, वो मेरी पत्नी सामने विटनेस है क्या? अरे, stomach is talking with me. It looks like a rose flower. It is a fact I before you, man of 75 years, doing the enema for last 4 years. अभी only 1 minute sir. टैगोर में दाखिल थी मैडम, मैं अपना नीमा मैं टैगोर हॉस्पिटल वहां से 80 किलोमीटर दूर, मैडम दाखिल थी। लड़का, पापा क्या उठा के पढ़ते हैं बैग में, बुरा लगता है। उसने दूसरे दिन आया, उसने देखा पापा का मुंह बड़ा टूटा हुआ है, और आया, थैले में डाल के ले आया। मैं ले आया हूं क्या? नीमा ऑपरेटस, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। दिस इज a नीमा ऑपरेटस। Those who still laugh, take it lightly, they are less human beings. They are not knowing the reality of the stomach. Really, I tell you, I am a Radha Swami. I swear, जब बाबा नीमा का आर्ट आ जाता है, गुलाब के फूल की तरह पेट आपसे बात करता है, कहता है धन्यवाद सर। एनिमा लेने में सावधानियां क्या रखनी है? एक तो छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे, उनको गलती से ज्यादा पानी आंतों में धकेला न जाए। आधा लीटर, पौना लीटर भी अगर जाएगा बच्चों की आंतों में तो उनको प्रेशर बढ़ेगा। नुकसान की कोई बात नहीं है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा चिल्ला सकता है वो। इसलिए छोटे बच्चे को अगर 100 ml, 50 ml, 150 ml इतना कंटेंट में एनिमा देकर भी स्वस्थ रखा जा सकता है, सप्ताह में 1-2 बार भी। पहली सावधानी ये। दूसरी सावधानी, जिनके ऑपरेशंस हुए हैं, अभी उसमें सूजन है या कुछ तकलीफें हैं, खून बह रहा है, ऐसी परिस्थितियों में एनिमा न ले। तीसरी चीज, जब प्रेग्नेंट लेडी है और आखिरी 5-15 दिन बचे हैं, 1 महीना बचा है, उन दौरान एनिमा न ले। शुरुआत के 7-8 महीने 2-3 पोट पूरे दिन के दौरान भी ले सकते हैं, उल्टा बच्चे की सेहत और भी अच्छी रहेगी। जब माँ के पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, गर्भ जेल में जब बच्चा होता है और उनके आसपास पूरा कूड़ा पड़ा है, तो और भी बच्चे को तकलीफ होती है। और जब आसपास का कूड़ा भी अगर गर्भ से निकाल दिया जाए, तो बच्चे को आराम से, आसानी से, माँ को भी आशीर्वाद वहां से ब्लेसिंग देता रहेगा कि मेरी माँ बहुत होशियार है। आखिरी दिनों में तो माताजी ने अभी बताया कि जब ऑपरेशन, डिलीवरी टाइम पे डॉक्टर लोग भी एनिमा पहले देते हैं, बाद में डिलीवरी कराते हैं, क्योंकि बच्चे को बाहर आने से पहले भी थोड़ी स्वच्छता से माता को स्वच्छ कर दिया जाए, तो फिर डरने वाली क्या बात हो गई। किस सिचुएशन में हम एनिमा नहीं ले सकते? हर हाल में। इसलिए कहते हैं एनी टाइम्स एनिमा टेक्स एनी टाइम। दूसरी एक अंतिम सावधानी ये रखनी है कि एनिमा लेने से पहले, जब पहली बार एनिमा लेते हैं, तब एयर निकाल देनी है। कॉक ऑन करके पानी थोड़ा बह जाना चाहिए, 2 चम्मच 3 चम्मच। अगर बहेगा नहीं, सीधा पाइप को चढ़ा लिया और आप इंतजार करते रहेंगे कि पानी क्यों नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि एयर अगर रहेगी तो पानी अंदर नहीं जाएगा। हर बार, एक बार एयर निकल गई, बाद में पूरा डब्बा जब तक खत्म न हो तब तक तो एयर निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम दूसरी बार डब्बा भरते हैं, तब हो सकता है कि एयर निकालने की आवश्यकता हो। एक माताजी का फोन आया, बोला पानी नहीं चल रहा है किसी भी तरीके से, क्या तकलीफ है? तो मैंने थोड़ी थोड़ी सावधानियां जो भी थी वो बताई कि ऐसे ऐसे आपने किया, ऐसे किया, ये किया, वो किया। हर बात में पास हो जाती, हाँ मैंने एयर भी निकाल ली है, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, फिर भी पानी नहीं चल रहा है।
देखो आंतों में जितनी गंदगी जाता है ना, इतना दिमाग कम काम करता है। ठीक बात है बिल्कुल। When your stomach is full and mind is dead, स्टमक फुल करो, माइंड डेड। एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बातें भी समझ में नहीं आती। रोटी खाते ही नींद आती है, हाँ, और दिमाग को डल कर देती है। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात तो पकड़नी पड़ेगी, तकलीफ कहाँ आ रही है, एनीमा का पानी कैसे नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा एक काम करो, आप बाहर आ जाओ, एकदम फ्रेश हो जाओ, फिर बाद में मुझे आपका जो टॉयलेट बाथरूम है किस तरीके से, कैसी सिचुएशन है वो बताओ। तो उन्होंने जब बताया वीडियो कॉल से, कैमरे से, तब एनीमा का डिब्बा जो था वो नीचे पड़ा था फर्श के ऊपर, और खुद बैठी थी स्टैंड के ऊपर। पानी मैंने कहा यहाँ तो आपको मोटर लगानी पड़ेगी। कुएं का पानी ऊपर टंकी पे चढ़ाते हैं तो मोटर है तो चढ़ जाएगा। तो हमेशा हम जब एनीमा 4 फीट हाइट के ऊपर, 4.5-5 फीट या 3 फुट भी कम से कम इतना जब लगाते हैं, तो जो गुरुत्वाकर्षण से जब पानी तो नीचे ही आएगा, ऊपर की चीज कहाँ आएगी, नीचे ही आएगी। काक खोल देंगे तो अपने आप ही वो जो फोर्स निर्माण होगा, प्रेशर जनरेट होगा, उस जनरेटर से ही आंतों में पानी आराम से चला जाएगा, लेकिन नीचे से पानी ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए अपने डिब्बे को भी थोड़ा, जितना भी 4-5 फीट हाइट के ऊपर हम ठहरा सके उतना ठहराना है। माइक पकड़ो। इतना हाइट सही रहेगी मेरे लिए, क्योंकि मैं आराम से दूसरी बार टबलर भर के इसमें भर सकता हूं। जिसकी हाइट छोटी है तो बार बार एनीमा को नीचे उठाकर फिर भरेंगे, फिर इसमें होल करके हम सेट करेंगे तो थक जाएंगे बार बार करने, 10 बार करेंगे। तो बेटर ये है कि अपनी हाइट के हिसाब से आप एनीमा को सेट करो, और थोड़ी छोटी हाइट है तो आराम से पानी अंदर डाल सके दूसरी बार टबलर भर के। तो इसका कोई आइडियल जो हाइट है वो दिमाग में सेट करके नहीं बैठना है। हमें क्या है, मैकेनिकली प्रोसेस से हम जुड़े हुए हैं। अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर बोलेगा ना कि 4 बार बॉल को टाइट करना है, तभी समझना है कि बॉल टाइट हो चुका है। 3.5 या 4.5 हो जाएं तो ये गलत हो गया। तो मैकेनिकली चीजों से हम जुड़े हुए हैं, और एनडीएस कोई मैकेनिकल चीजों के ऊपर जुड़ा हुआ नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल है। थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाता है, डोंट वरी, काम हमारा होगा। तो उस हिसाब से, और कोई कोई तो हाथों में भी इतनी सूजन और तकलीफें और पीड़ाएं होती हैं तो माताएं कंप्लेन करती है। भाई जी, हमारे वहां डिटॉक्स सेंटर के ऊपर आती है तो कहती है मेरे से दूसरा जब टबलर भर के जाती हूँ तो हाथ ही इतना ऊपर नहीं हो पाता, पूरे शरीर में गैस भरा पड़ा है। तो ऐसे लोगों को तो ऐसी भी तकलीफें होती है। तो बोला एक मोटी बाल्टी इतनी भर के यहाँ टांग दूं। दूसरी बार ये 1.5 लीटर का पानी का जो प्रेशर है वो हमारी आंतों को झेलने के लिए काफी है। 4.5, 5, 10 लीटर ऐसा पानी भर भर के एनीमा लेने की जरूरत नहीं है। आंतों के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है। लाचार ये है कि लोग अपने आप को इतना स्मार्ट समझ लेते हैं। एक आरओ प्लांट वाले भाई थे, बोला मुझे आपका एनीमा नहीं चाहिए, मैं खुद अपना इन्वेंट कर लूंगा। जब मैं उनके दुकान पे गया तो उन्होंने बहुत सुंदर एनीमा बनाया था, पाइप भी इनसे क्वालिटी वाली जो जीवन भर चले, एकदम हैवी ड्यूटी सारी चीजें। मैंने कहा कमाल है। जब ये देखा डिब्बा तो बोला इतना बड़ा बर्तन ऊपर लगा के रखा था। हाँ, जैसे वो फिल्टर का मशीन होता है ना, कितना बड़ा होता है, उतना फिल्टर का मशीन जैसा लगा। बोला देखा हमारा दिमाग कैसे चलता है। लोग अपने आप को होशियार समझते हैं, लेकिन अपने हिसाब से दिमाग से काम आगे नहीं लेके जाना है। कोई कोई लोग तो ऐसे भी करते हैं कि जो टॉयलेट के अंदर सफाई के लिए जो नली फिट की हुई जाती है उसमें सीधा ये पाइप लगा लेते हैं, उसमें ये लगा लेते हैं। बोला ये डिब्बा भी नहीं लेना है, 50 रुपए में काम चलेगा तो फिर 300-400 रुपये क्यों बर्बाद करें।
तो ये स्मार्टनेस आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। कल भी मैंने कहा था, डोंट यूज योर लॉजिक एंड सी द मैजिक। इसीलिए बाद में फिर भी लोग मानते नहीं और करते भी रहते हैं और गलत परिणाम भी भोगते हैं। कितने लोगों को गलत परिणाम भी मिले हैं, अपने हिसाब से एनिमा लेने गए और उसने 7वीं मंजिल, एक 7 मंजिल इमारत में वो ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, टंकियां थी 7th फ्लोर के ऊपर, और जो नल है ना, उस नल में वो सीधा एक ये पाइप ठीक है, डिब्बा नहीं था, यहाँ एक आउटलेट बड़ा लगा लिया, नल में सीधा फिट हो जाए। और नल का पानी जब आप स्टार्ट करोगे, 7वीं मंजिल का प्रेशर आप कितना होगा। और उनसे वो एनिमा लेता था, बोला 15 मिनट मेरे पास वक्त नहीं है, और वो 7वीं मंजिल का प्रेशर इतना आएगा, एक बार में आते साफ, और इतना मजा आता है कि झंझट ही नहीं, एक बार में सारा कचरा साफ, आपका 2 मिनट में काम तमाम। लेकिन लंबे समय तक लेते रहे, सुबह सुबह नौकरी पे जाना है, व्यापार संभालना है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, वहां लाखों का काम रुक जाता है, हम थोड़े आधे घंटे बैठे रहेंगे एनिमा का डिब्बा लेके फालतू, ये हमारा समय बर्बादी है। कुछ साल के बाद आंतों का लास्ट वाला हिस्सा, 2-4 इंच का हिस्सा मल द्वार के बाहर आ गया, इतने प्रेशर झेल के। तो इंस्टेंट किसी भी चीजों में जाना नहीं है। कोई स्मार्ट लोग होते हैं जो 5-5 साल से भी लेते हैं, तो वो जो नल का प्रेशर है ना, वो थोड़ा सा आधा अधूरा करके काट देते हैं, वाल को इतना कम कर देते हैं जैसे एनिमा से थोड़ा ज्यादा हो। तो वो भी नहीं करना है, कभी भी प्रेशर कब बढ़ जाए आए, तो ये छोटी बड़ी 3-4 चीजें जो सावधानियां हैं वो रखनी है। बाकी सिंपली प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं कि इनको यहाँ लगा दिया, पानी भर लिया, और यहाँ से जो काक दिया गया है, वो काक को हम ओपन करके थोड़ा पानी जमीन पे जाने देंगे। पानी चला गया, बाद में कोक को बंद कर दिया, इसको थोड़ा ऑयल या कुछ भी लगाना है तो लगा सकते हैं, बाकी ऑयल की भी जरूरत नहीं, एकदम नरम ट्यूब है। उनको जैसे सिटिंग पोजीशन पे ऐसे बैठते हैं, तो ये कॉमन पोजीशन है। बाकी आप लेट जाओ, एकदम उल्टा लेट के, पूरा शरीर को उल्टा करके फिर एनिमा ले सकते हो। लेट के एक पैर सीधा, जैसे उस साइड आपकी तरफ लेटे हैं, तो ये पैर सीधा और ये पैर थोड़ा ऊपर उठा लेना है, और मलद्वार में नली डाल के दाईं करवट बाईं करवट लेके भी एनिमा ले सकते हैं। पानी भरने के बाद थोड़ा इधर उधर घूम भी सकते हैं, 2-4 कदम चल भी सकते हैं, पेट को मसाज भी कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर थोड़ा बताओ 10 पोजीशन जो है। तो इस हिसाब से एनिमा लेना और भी फायदेमंद है। जब तक हम लाचार हैं, जब तक हमारे से हम उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, शरीर में बीमारियां हैं, तब तक आपके लिए सबसे अच्छी पोजीशन ये है कि आप आराम से बैठ जाओ, बैठे बैठे एनिमा लेते रहो। जब तक आपको ताकत ना आए, ऊर्जा न बढ़े, आपकी सफाई थोड़ी बहुत न हो जाए, तब तक आराम से कंडीशन में लेते रहो। और ये पाद हस्तासन, जो भी योग के मास्टर हैं, तो इस प्रकार के आसन लगाकर भी हम एनिमा ले सकते हैं। बाद में लेटकर ऐसे सीधा लेटकर भी ले सकते हैं, दोनों पैर थोड़ा बेंड करके भी ले सकते हैं आगे, बाईं करवट दाईं करवट, और सबसे ये कंडीशन सबसे आसान है। और किसी ने मुझे पूछा था कि सर जी आपके 12 बीमारियां कैसे गई, आप कैसे एनिमा करते थे। मैंने कहा मेरी भी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं कोई आसन लगाऊं या लेट के ले लूं एनिमा। मैं सिर्फ ये सिंपल पोजीशन में ही मैं एनिमा करता रहा, कभी पानी होल्ड भी नहीं किया, फिर भी मैं ठीक हो गया। और आज के दिन में भी कभी कभी एनिमा जब करता हूं, 100 ml 200 ml की जरूरत पड़े तो एक सिंपल कंडीशन रखी है, फिर भी बीमारियां गई है। जिनको ज्यादा वो झेल नहीं पाए, जल्दी से जल्दी बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं 5 दिन पहले, तो सारे आसन और सारी चीजें आप आराम से कर सकते हैं।